नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 हमारे संसद के बारे में। मतलब क्लास 8 का ये चैप्टर है और इसमें ये चैप्टर का नाम है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, मतलब हमें संसद क्यों चाहिए। और इससे पहले हमने क्लास 8 के बाकी 2 चैप्टर्स किए हैं और उसका ही अगला पार्ट है संसद के बारे में कि हमें संसद की आवश्यकता है क्यों या ये हमें चाहिए क्यों, और संसद क्या है, ये किस प्रकार बना और इसके क्या क्या कार्य हैं, वो सब इस अध्याय में हम जानेंगे। और यहाँ ये बताते हैं कि संसद लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। मतलब संसद वह जगह है, वह क्षेत्र है जो कि लोकतंत्र से ही जुड़ा हुआ है। और फिर इसमें बैठने वाले जो लोग होते हैं वो लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं और लोगों में से ही होते हैं। और जो विचार लोगों के या लोगों के लिए होने वाले कार्यों के बारे में भी इसी क्षेत्र में उसके बारे में सोचा विचारा जाता है और उनके लिए निर्णय लिया जाता है। मतलब संसद वह स्थान है जहां पर हमारे लिए क्या कार्य होने हैं और वो किस प्रकार से होने हैं, उनके लिए निर्णय लिया जाता है। और हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वह भी यहीं बैठते हैं। और उसके बाद इस अध्याय में आप जानेंगे कि लोगों की भूमिका या हिस्सेदारी संसद में किस प्रकार से होती है और संसद क्या है और उसके कार्य क्या हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। मतलब जो लोग हैं उन्हें फैसला क्यों लेना चाहिए। देखिए प्यारे दोस्त, आप सब जानते हैं कि जो हमारा देश है वो पहले अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई नीतियों का पालन होता था। और अंग्रेज जो नीतियां बनाते थे वो नीतियां केवल वो अपने फायदे के लिए या हमारे हितों को अनदेखा करते हुए बनाते थे। और अंग्रेज इस प्रकार के नियम कानून बनाते थे जिनसे केवल या अधिक तौर पर उन्हीं का फायदा हो। और इसी के कारण ही आजादी के बाद हमारे अपने देश के लोगों के हित के लिए नियम और कानून बनाने की मांग उठी, ताकि जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को हितों का भी ध्यान रखा जाए। और इसमें सबसे पहले यहाँ बताते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग की गई। मतलब सन 1885 में विद्रोही जो उस समय पनप रहे थे और राष्ट्रवादी लोग जो कि हमारे राष्ट्र के लिए जगह जगह पर विरोध प्रकट कर रहे थे, उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समूह के सहायता से विधायिका की मांग की, जिसमें निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। मतलब जब विधायिका आती थी उसमें जो लोग चुने जाते हैं वो चुन करके निर्वाचित होकर के सदस्य बनने चाहिए। और बजट जो बनता है हमारे देश के लिए उस पर भी पता होने का या उनके बारे में जानने का भी अधिकार मिलना चाहिए, तथा उसके बारे में और देश में होने वाले कार्यों के बारे में भी प्रश्न पूछने का अधिकार इन्होंने मांगा था। और सर्वप्रथम ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग की थी। उसके बाद आप ये जानेंगे कि 1909, अब देखिए क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी लोगों की संख्या अधिक हो चुकी थी और जनता भी अब बदलाव मांग रही थी, तो क्या हुआ कि 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पारित किया गया। मतलब अब जब अंग्रेज देख रहे थे कि जो इस देश के लोग हैं वो विद्रोह करते जा रहे हैं, तो उनकी बात को सुनते हुए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दिया था। और इसके अंतर्गत उन्होंने जो विधायिका में निर्वाचित सदस्य की मांग हुई थी उसे ये लोग मानने को तैयार हो गए थे, जिसमें इन लोगों ने यानी कि जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने लगभग जो ये नियम की जो बात हुई थी उसमें भागीदारी के लिए और प्रतिनिधि के लिए एक व्यवस्था बना दी गई थी। लेकिन इस नियम के बाद भी
वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे, मतलब आम जनता की इसमें भागीदारी नहीं थी। केवल वही लोग भागीदारी दे रहे थे जो कि ऊंचे दर्जे पर थे या एक विशेष समुदाय थे। और इन्हीं सब कारणों से जब आजादी हमें प्राप्त हुई तो सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार की अवधारणा बनाई गई थी, क्योंकि उस समय जब ये एक्ट पारित हुआ था इसमें सभी लोगों की राय या सभी लोगों की मंजूरी नहीं थी और भागीदारी भी नहीं थी। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारणा बनाई गई हमारे देश के संसद में कि जब हमारा देश आजाद होगा तो इस देश में सभी लोगों को जो कि वयस्क हैं उनको अपना मत देने का अधिकार है। और तभी से यह सार्वभौमिक मताधिकार चल रहा है, जिसमें आप चुनाव समझ सकते हैं, क्योंकि देश का प्रत्येक व्यक्ति जो कि 18 वर्ष एवं उससे बड़ी आयु का होता है वह मत देकर अपनी राय प्रकट करता है चुनाव के समय। और उसके बाद इस अध्याय में दो बातें बताई थी कि सन 2004 में भारत में पहली बार ईवीएम से वोटिंग हुई थी। मतलब ईवीएम एक माध्यम है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू लोग मशीनों के सहायता से वोट देते हैं। और उससे पहले वॉलेट की तरह और वो कागजों की सहायता से होता था, लेकिन ईवीएम की इस उपयोग जो कि 2004 में शुरू हुई थी उससे लगभग 1.5 लाख पेड़ कटने से बच गए थे। और उस 1.5 लाख पेड़ों से तकरीबन 8,000 टन कागज बनने वाला था। अब यह कार्य काफी अच्छा हुआ, क्योंकि अब पेड़ कटेंगे नहीं तो वो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये जो विकास के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेड़ों को ईवीएम की सहायता से जो वोटिंग हुई थी वो काफी ज्यादा फायदेमंद थी। और उसके बाद लोग और उसके प्रतिनिधि इस अध्याय का दूसरा टॉपिक है। और इसमें आप ये जानेंगे कि लोग और उसके प्रतिनिधि मतलब अब संसद में जो लोग बैठते हैं वो हमारी स्वीकृति या हमारी ही इच्छाओं से होते हैं जिन्हें हमने चुना हुआ है। और वह लोग जो है क्योंकि वो हमारी ही सहमति से चुने जाते हैं और हमारे ही बहुमत द्वारा बनते हैं, तो उनका कार्य भी यही होता है कि वो लोकतांत्रिक सरकार का गठन करे जिसमें लोगों के कामकाज के लिए या हमारे फायदे के लिए फैसले किए जाएं, जिनसे हमारा और हमारे देश का विकास हो। उसके बाद संसद की भूमिका क्या है? देखिए, संसद जो है हमारे देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। मतलब संसद हमारे देश का वह क्षेत्र है, वह स्थान है जहां पर कानून बनाया जाता है। सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था। और इसके 2 सदन होते हैं, एक हमारा राज्यसभा तथा दूसरा लोकसभा। इसमें ये बता रहे हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं और संसद का जो काम है वह कानून निर्माण करना है। और उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत आप ये जानेंगे कि राज्यसभा में तकरीबन 250 सदस्य होते हैं और इसमें देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं तथा जो लोकसभा है इसमें 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देखिए, ये राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों ही जो है आपके संसद के ही हिस्से हैं और इन्हीं दोनों से हमारा संसद मिलकर बना होता है। उसके बाद है संसद के कार्य। मतलब संसद के कार्य क्या है, वो क्या क्या कार्य करती है। इसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। देखिए, राष्ट्रीय सरकार किस प्रकार से, जैसे जो हमारी लोकसभा होती है उस लोकसभा में जो बहुमत दल होता है, यानी कि अगर लोकसभा में कुल मिला के 545 सीटें तो होती हैं, लेकिन ये 545 सीटें 2 हिस्सों में बटी होती है। एक तरफ आपका 543 सीटें होती हैं जिनमें निर्वाचन होता है। उसके बाद वह क्षेत्र
जिनमें जो बच गई 2 सीटें, इन 2 सीटों में जो है ये मनोनीत यानी कि इनकी देखरेख राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसमें ये बता रहे हैं कि अगर 545 में से 2 सीट के सदस्य मनोनीत हैं तो बाकी जो 543 बच गए उनमें कम से कम 272 सीटों पर आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए या सदस्यता होनी चाहिए, तभी बहुमत माना जाता है। और इसमें आपको अपने सरकार का गठन करने के लिए कम से कम 272 सीट होनी चाहिए या आपके लोकसभा में 272 सदस्य होने चाहिए। और यह सदस्य कभी कभी या तो बहुमत से होते हैं या अगर बहुमत नहीं मिलती है किसी एक पार्टी या एक समुदाय को तो वो आपस में 2 मिलकर करके गठबंधन के भी सरकार का गठन करते हैं। और संसद का पहला कार्य यही है कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। उसके बाद यहाँ पर ये बताते हैं कि कार्यपालिका का चुनाव लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। मतलब ये जो लोकसभा है जो कि संसद द्वारा बनाई गई है, इसमें कार्यपालिका का चुनाव होता है। मतलब ये जो कार्यपालिका है उसका कार्य है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को, मतलब संसद ने जो भी कानून बनाए होते हैं उसे ये कार्यपालिका ही सब मिल करके इस पर काम करती है और इसको इस्तेमाल करके सरकार का जो है, यहां पर ये क्या बता रहे हैं कि कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करती है। मतलब संसद ने जो भी कानून बनाए हैं उसको लागू करवाने के लिए यह कार्यपालिका ही कार्यरत होती है। उसके बाद जो लोकसभा में यानी कि बहुमत दल होता है, उस बहुमत दल का ही जो नेता होता है या मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री होता है। यानी कि अगर लोकसभा में किसी एक पार्टी की या एक दल की जो बहुमत आई है उसी दल का जो मुखिया होगा वो ही प्रधानमंत्री का सीट यानी कि प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद है राज्यसभा, और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि मतलब राज्यों द्वारा चुने गए लोग कार्यरत होते हैं और काम करते हैं। उसमें आप दूसरा कार्य है आपका संसद का सरकार के नियंत्रित करना। मतलब सरकार जो है जो लोकसभा में है उसे नियंत्रित करना। इसमें आप ये देखेंगे कि संसद का सत्र चल रहा होता है जिसमें सबसे पहले होता है प्रश्नकाल, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और जिसका जवाब जो है संसद के सदस्य देते हैं। और ये जो प्रश्नकाल है ये सरकार के द्वारा जो भी कार्य कर रहे होते हैं, जो भी कार्य हो रहा होता है उन पर पूछे जाते हैं, जिस पर जो उनके विपक्षी दल होते हैं। अभी विपक्षी दल कौन है? देखिए, जो दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाता है उसके अलावा जो दूसरे दल होते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं और वह सवाल करते हैं, जिसके बाद सरकार को उनके कार्यों का पता लगता है कि वो कार्य किस प्रकार हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये बताते हैं कि सरकार को नियंत्रित करना और निर्देशित एवं सूचना भी सांसद में जो व्यक्ति बैठे होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और संसद का तीसरा कार्य है कानून बनाना। मतलब हमारे देश के लिए विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाना भी संसद का ही कार्य है। और जैसे इसमें बता रहे हैं कि संसद में 84 सीटें अनुसूचित जातियां SC और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति ST के लिए है। यह भी एक कानून है जो कि संसद द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद। और इस अध्याय के नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे।